चर्चा। नमस्कार। चलिए सर के साथ में चर्चा को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही गंभीर विषय या फिर यूं कहें कि बहुत ही गंभीर बीमारी के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्षय रोग के ऊपर। सर सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहेंगे, टीबी जिसको ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है, ये है क्या? ट्यूबरक्लोसिस एक कीटाणु जनित रोग है जी जो खांसने या छींकने से फैलता है। अगर कोई क्षय रोग का मरीज है, वो जब खांसता है या छींकता है तो उसके श्वास के साथ कीटाणु हवा में जाते हैं, जी जिससे दूसरे मरीजों को फैलने के दूसरे लोगों को फैलने की संभावना जी रहती है। ये तो आपने बताया फैलता कैसे, लेकिन ये होता क्या है? क्या शरीर के कौन से अंगों को प्रभावित करता है? मूल रूप से ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। जी 100 में से 80% के आसपास ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। बाकी 20% के अंदर ये अलग अलग अंगों को, जैसे गले की गठाने हो जाती है, हड्डी की हो जाती है, दिमाग की हो जाती है, पेट की हो जाती है, जननांगों की हो जाती है। तो इस तरह से अलग अलग अंगों को भी प्रभावित करता है। जी, जैसा कि आपने बताया कि एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ये होता है, बैक्टीरिया वगैरह क्या है इसका? माइकोबैक्टीरियम जी। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया होता है, जी जो काफ़ी जिद्दी टाइप का बैक्टीरिया होता है। शरीर के अंदर वो काफ़ी सालों तक रह सकता है बिना किसी बीमारी के भी, और काफ़ी लोगों के शरीर में वो मिलता है। जब भी शरीर की इम्यूनिटी या जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है, या और कोई कारण हो जाते हैं बीमारी के, जैसे डायबिटीज़ हो गई या HIV हो गई, तो इस ट्यूबरक्लोसिस होने की संभावना अधिक हो जाती है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि बैक्टीरिया पहले से ही शरीर में मौजूद रहता है और जब भी इम्यून सिस्टम कम होता है तब वो अटैक करता है। सोसाइटी के अंदर ट्यूबरक्लोसिस 30 से 40% आबादी के शरीर में रहता है। जी लेकिन जैसे ही शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है या और कोई बीमारी उसको होती है, तो इसका बीमारी का होने की फ्लेयर अप होकर बढ़ने की संभावना हो जी जाती है। बिल्कुल। टीबी रोग के लक्षणों की अगर बात करी जाए तो इसके क्या कुछ लक्षण है, कैसे पहचाने कि हाँ भाई इनको ट्यूबरक्लोसिस के शिकार ये हो गए? मूल रूप से ये फेफड़ों की बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस। तो लंबी खांसी आना, लगातार खांसी आना, खांसी के साथ बलगम आना, बलगम में खून का आना, शरीर का वजन कम होना, भूख कम लगना, शाम के टाइम बुखार आना इत्यादि अगर लक्षण है तो जांच करानी चाहिए मरीज को अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके, और जांच के बाद ही पता चलता है कि वो क्षय रोग से पीड़ित है या नहीं है। डॉक्टर साहब, एक तो नॉर्मल खांसी आती है, एक ये आप जैसा बता रहे ट्यूबरक्लोसिस की खांसी आती है, क्या कोई विशेष फर्क रहता है इसमें? क्योंकि कई बार नॉर्मल खांसी में भी कई बार जोर ज्यादा लगाते हैं तो उसमें भी ब्लड निकलने लगता है, तो उसको कैसे डिफरेंशिएट कैसे करें इस चीज को? लगातार खांसी आना, बलगम के साथ आना, और उसके साथ ही दूसरे लक्षण जो भूख कम लगना, बुखार आना, शाम के टाइम पसीना आते रहना इत्यादि अगर लक्षण होते हैं तो थोड़ी सी संभावना रहती है कि वो ट्यूबरक्लोसिस हो। जैसे कई बार वायरल फीवर होता है तो उसमें भी खांसी 3 से 5 दिन तक चलती है, तो क्या इसमें टीबी में भी खांसी का जो 4 से 5 दिन से ज्यादा चलने का रहता है या उससे भी ज्यादा? लगभग हम 2 सप्ताह से ज़्यादा खांसी होती है जी तब संभावना अधिक रहती है कि वो टीबी होगी। जी। और सांस लेने में कोई दिक्कत वगैरह इस तरीके से कोई लक्षण? वो फेफड़े की बीमारी है तो लंबी टाइम से अगर खांसी चल रही है तो सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, खांसी में खून भी आ सकता है, लगातार बलगम भी आ सकता है, इस तरह की तकलीफें भी हो सकती है। आपने जैसा बताया वजन भी कम होने लगता है इसमें? वजन कम होना, भूख कम लगना, शाम के टाइम बुखार के साथ पसीना आना, ये सब चीज़ें हो सकती है। तो टीबी के लिए क्या कोई एक निश्चित आयु वर्ग रहता है या किसी को भी हो सकती है? वैसे तो किसी भी आयु वर्ग में कोई बंदिश नहीं है कि वहीं होगी जी लेकिन जो 15 से 45 साल का अपना जो आदमी की उपयोगिता वाला समय रहता है जीवन का, जिसमें वो बहुत ज़्यादा बाहर जाता है, काफ़ी लोगों के साथ उसके संबंध रहते हैं बाहर आने जाने के समाज के अंदर, उस टाइम में फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है। मतलब 15 से 45 साल जो आपकी वर्किंग एज है उसमें ये उसमें ज्यादा संभावना ज़्यादा रहती है। बाकी मतलब जो ज्यादा आयु वर्ग में उनको, क्योंकि वो बाहर जाएंगे ही नहीं तो संक्रमित होंगे ही हो नहीं। तो किसी भी आयु वर्ग में हो सकती है, लेकिन ज़्यादा संभावना जो बाहर जाते हैं उनमें रहती है। टीबी को संक्रामक रोग कहा जाता है, ये जो टीबी का संक्रामक रोग है, ये जो अन्य संक्रामक रोग है उनसे किस तरीके से अलग है? बाकी संक्रामक रोग के अंदर बीमारी छोटी अवधि की होती है। जी टीबी अगर बीमारी होती है तो वो थोड़ी सी लंबी अवधि की होती है, जी इलाज उसका काफ़ी लंबी अवधि का लेना पड़ता है, और गोलियों की संख्या भी ज़्यादा होती है, जी और लक्षण भी उसके अगर आपने लगातार उसमें अनदेखा किया
तो गंभीर बीमारी होके कुछ खतरनाक लक्षण होने की भी संभावना जी रहती है। आजकल कई बार देखा जाता है जब हम रोगों की बात करते हैं तो इनका फर्स्ट स्टेप है या सेकंड स्टेप में या थर्ड स्टेप में, क्या टीबी को लेकर भी ऐसा कुछ है कि इनकी पहली स्टेज चल रही है, सेकंड स्टेज? हम दो तरह की टीबी डायग्नोस करते हैं। एक ड्रग सेंसिटिव टीबी होती है जिसके अंदर हमारी साधारण 4 तरह की टीबी की दवाइयाँ हैं वो काम करती है, उसको हम हमारी भाषा में डीएसटीबी बोलते हैं जी ड्रग सेंसिटिव टीबी। दूसरी होती है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जिसके अंदर जो साधारण तरह की दवाइयाँ हैं वो काम करना कम कर देती है, बंद कर देती है, रेजिस्टेंस उनके डेवलप हो जाती है, तो उनको हम ड्रग रेजिस्टेंस टीबी बोलते हैं, डीआरटीबी। उसकी इलाज की अवधि और दवाइयों की संख्या वो थोड़ी सी अलग होती है। जी आपने उपचार की बात करी, तो उपचार किस तरीके से होता है? जैसे आपने 2 प्रकार की टीबी बताई है, तो उसमें क्या समय अवधि वगैरह कितनी रहती है? जो रूटीन में हम डीएसटीबी बोलते हैं जी वो 6 महीने की अवधि का इलाज होता है। 6 महीने तक का, उसमें से 2 महीने पहले की सतत वो इंटेंसिव फेज हमारा होता है। उसके अंदर 4 तरह की दवाई की गोलियां दी जाती है। उसके बाद में 4 महीने का जो लगातार अवधि होती है उसके अंदर 3 तरह की दवाइयों की गोलियां दी जाती है। जी लेकिन जो हमारी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होती है उसकी इलाज की अवधि 2 तरह की अलग अलग होती है। एक शॉर्ट कोर्स थेरेपी होती है कम अवधि की जो 6 से 9 महीने तक होती है हमारी। जी दूसरी जो और रेजिस्टेंस जिसमें कुछ दवाएं काम नहीं करती है वो 18 से 20 माह की लंबी अवधि का इलाज डीआरटीबी का हमारा होता है। डॉक्टर साहब, किसी ने उपचार पूरा ले लिया हो और बिल्कुल सही हो गया हो, उसके बाद में भी उसको रोगी को टीबी होने की संभावना रहती है? संभावना रहती है जी क्योंकि कीटाणु जो उसके शरीर में एक बार आ गए वो पूर्णतः कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। जी जब भी अगर उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हुई या उसकी न्यूट्रिशनल स्टेटस कमजोर हुई खान पान के कारण, या कोई बीमारी उसको डायबिटीज हो गई, HIV हो गई, या और कोई ऐसी दवाई वो ले रहा जिससे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई, जी तो वापस बीमारी के फैलने की संभावना रहती है। डॉक्टर साहब, एक वक्त था जब टीबी का नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे और कई गांव के गांव खाली हो जाते थे। मतलब उस समय इतनी गांवों तक जागरूकता नहीं थी, समय काल परिस्थितियां बदली और आजकल एक से बढ़कर एक इलाज, हमारा चिकित्सा विज्ञान है उसने काफी उन्नति करी है और टीबी अब वैसे संक्रामक महामारी नहीं रही वैसे, लेकिन लोगों के मन में अभी भी वो भय बना हुआ है। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, इस भय को कैसे दूर करें? मैं सभी से यही अपील करना चाहूँगा कि टीबी अब पहले जैसी बीमारी नहीं है। इसका अगर समय पे जांच करवाई जाए तो पूर्ण इलाज संभव है, 100% इलाज संभव है। जी जितने भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं उन सब में इसकी जांच की सुविधा उपलब्ध है जो निःशुल्क है। जांच में से रोग का पता लगने के बाद निश्चित अवधि तक हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की देखरेख के अंदर अगर पूरा इलाज लिया जाए तो पूर्णतः इस बीमारी से 100% मुक्ति मिल जाती है। राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ रोगी को राहत देने के लिए, इलाज के लिए क्या कुछ अभियान चलाए जा रहे हैं? राज्य सरकार की तरफ से सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क जांच और निःशुल्क इलाज की सुविधा तो है ही। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से सभी क्षय रोगियों को निक्षय पोषण योजना चलाई जा रही है। जी निक्षय पोषण योजना के तहत इलाज अवधि के दौरान 1000 रुपये प्रति माह उनकी जब तक इलाज चलता है जी पूरी अवधि के दौरान उनको आर्थिक सहायता उनके सीधे खातों में राशि स्थानांतरित की जाती है। जी इसके अलावा जैसे अभी प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान चल रहा है जी जो प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार चल रहा है, इसके तहत निक्षय पोषण योजना के अलावा हर गांव के अंदर निक्षय मित्र बनाए जाते हैं। जी निक्षय मित्र वो लोग हैं जो मरीज को अपनी तरफ से पोषण के लिए किट उपलब्ध कराते हैं और उनको आर्थिक संबल के साथ साथ सामाजिक संबल भी देते हैं जी जिससे मरीज अपने आप को अकेला नहीं समझता और वो नियमित रूप से अपना इलाज लेके इलाज से मुक्ति पाता है। जी उससे जैसे ही जन भागीदारी उसमें महत्वपूर्ण बिंदु है। सभी जो पंचायती राज के चयनित सदस्य हमारे और जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं उन सबको इसके अंदर प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत हम लोग शामिल करते हैं और इस प्रक्रिया के तहत जिस गांव के अंदर जांच और इलाज के पूरा लेके गांव के अंदर मरीजों की संख्या 1000 की आबादी पे 1 से कम हो जाती है और भी हमारे 6 तरह के आंकड़े हैं जिनके ऊपर हम निर्धारण करते हैं गाँवों का। उन आंकड़ों पे जब गांव खरा उतरता है ग्राम पंचायत तो उस पंचायत को हम लोग टीबी फ्री
भारत सरकार के निर्देशानुसार घोषित करते जी, हैं। करीबन 9,000 राजस्थान में ग्राम पंचायतों का सिलेक्शन किया गया था, जो आपने जिक्र किया प्रधानमंत्री टीबी मुक्त पंचायत अभियान, जिसमें से अभी करीबन 600 ग्राम पंचायतें राजस्थान में ऐसी है जो टीबी मुक्त हो चुकी है। काफी अच्छा कदम है ये। बिल्कुल ये अच्छा कदम है। ये 2023-24 के आंकड़े हैं। 2023-24 में हमारी 586 ग्राम पंचायत भारत सरकार के निर्देशानुसार टीबी मुक्त घोषित की गई है। इस वर्ष हमारा प्रयास रहेगा कि हम इससे दुगुनी ग्राम पंचायतों को टीबी फ्री घोषित करवाएं। हम लोग इसके लिए प्रयासरत है। पूरे हमारी स्वास्थ्य विभाग जन भागीदारी के साथ पूरा इसमें कार्यरत है और हम पूरे प्रयास करेंगे कि राजस्थान के अंदर 586 से करीब दुगनी पंचायत हम इस बार इस वित्तीय वर्ष के अंदर टीबी फ्री घोषित करने में सफल हो। जी, आप राज्य क्षय रोग अधिकारी हैं, आपका अनुभव क्या कहता है? गांवों में टीबी फैलने की दर ज्यादा हो रही है, शहरों में ज्यादा हो रही है, या फिर किसी स्थान विशेष पर ज्यादा हो रही है? थोड़ा सा इसमें स्थान विशेष का रहता है कि जहाँ कच्ची बस्ती है जी, या भीड़ भाड़ वाला एरिया है, उनमें थोड़ी संभावना, क्योंकि एक दूसरे की नज़दीकी ज़्यादा रहती है, तो संक्रामक रोग है तो फैलने की संभावना रहती है। तो कच्ची बस्तियों में, स्लम्स में, उनमें ज़्यादा रहती है। या जो पीड़ित वर्ग है कि जो किसी बीमारी से पीड़ित है, डायबिटीज़ से पीड़ित है या और किसी अलग तरह की बीमारियों से पीड़ित है, उनमें संभावना ज़्यादा रहती है। डॉक्टर साहब, एक और भ्रांति कहें या फिर जनता से जुड़ा हुआ ही सवाल है कि जो धूम्रपान करते हैं वो भी लंग्स पे इफेक्ट करते हैं, जो किसी भी प्रकार का कोई मादक पदार्थों का सेवन करते हैं वो भी लंग्स पे इफेक्ट करता है। तो क्या जो ऐसे धूम्रपान करते उनको टीबी होने की ज्यादा संभावना रहती है? धूम्रपान का सीधा संबंध ट्यूबरक्लोसिस से नहीं है जी, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस एक कीटाणुजनित रोग है। जी, तो हम ये नहीं कह सकते कि धूम्रपान के कारण टीबी होती है। पर चूंकि धूम्रपान करने वाले मनुष्य भी या जो भी है वो हमेशा खांसते रहते हैं जी, उनको खांसी की शिकायत यूजुअली ज़्यादा रहती है जी, तो अगर उनमें से एक भी आदमी टीबी का संक्रमित है तो उसकी संभावना रहेगी कि वो आपके साथ वालों को ज़्यादा बीमारी फैला देंगे और उनको भी टीबी होने की संभावना रहेगी। राजस्थान में जैसे मरुस्थलीय प्रदेश है, आदिवासी बहुल्य क्षेत्र भी है और कई पिछड़े इलाके भी हैं, वहां पर क्या टीबी को लेके और तो अभियान चल ही रहे हैं, क्या उन क्षेत्रों में कोई विशेष अभियान चलाया जा रहा है? हम लोग जो हमारे दूर दराज एरिया है उनके अंदर हमारी जांच की सुविधा अधिक बढ़ाने के लिए जो जांच केंद्र है, मशीन हमारी होती है ट्रू नॉट टेस्टिंग मशीन जी, उनका जैसलमेर, बाड़मेर, इन जिलों में ज़्यादा हम दूर दराज के क्षेत्रों में हमने लगवाई। मोबाइल वैन के थ्रू, मोबाइल वैन की तरह होती है? नहीं, वो हमने छोटी मशीन होती है जिसमें जांच होती है, तो उनकी संख्या हमने वहाँ ज़्यादा रखी हुई है ताकि दूर दराज के क्षेत्र में हमारे जो भी मरीज है, संभावित मरीज है, उनकी तुरंत जाँच हो जाए और जाँच के बाद अगर बीमारी का पता चलता है तो समय पर उनका इलाज शुरू किया जा सके। किसी व्यक्ति को डॉक्टर साहब अगर टीबी हो जाए तो वो क्या कुछ सावधानियां बरते, खुद के लिए भी और औरों के लिए भी? सावधानियों में विशेष रूप से मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि जो टीबी का रोगी है वो खुले में नहीं खांसे, खुले में नहीं थूके और शुरुआती दिनों में अपने परिवार के घर में छोटे बच्चे या और जो लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं या परिवार के सदस्यों से थोड़ी बहुत दूरी बना के रखें जी, जिससे संक्रमण फैलने की संभावना कम रहेगी। दूसरा उनका ये रहेगा कि समाज में जब भी जाए तो वो नशा वगैरह उन सब चीज़ों से दूर रहे, धूम्रपान नहीं करे, किसी तरह की मदिरापान नहीं करे, ताकि उसकी शरीर की जो क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो बराबर रहे और वो बीमारी से जल्दी निजात पा सके। उस रोगी के कपड़े को छूने से, हाथ पांव को छूने से, घर वाले अगर छूते हैं या उनके बर्तनों, नहीं, बर्तन को छूने से, कपड़ों को छूने से, किसी उनके सामान को छूने से रोग नहीं फैलता है। जी, जैसा कि आपने बताया कि शरीर में जब इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तब वो बैक्टीरिया प्रभावी रहता है, तो शरीर में इम्यून सिस्टम को कैसे बूस्ट किया जाए, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको कैसे बढ़ाया जाए? उसके लिए हम लोग सभी क्षय रोगियों से यही कहते हैं कि वो नियमित रूप से आहार लें, पौष्टिक आहार लें, प्रोटीन युक्त भोजन करें, किसी तरह का नशा नहीं करें और जो भारत सरकार की तरफ से निक्षय पोषण योजना के तहत 1000 रुपये मासिक उसको पोषण के लिए जो दिया जा रहा है, उससे वो अपना पौष्टिक आहार लेते हुए उनका नियमित रूप से सेवन करें और जो भी दवाइयाँ स्वास्थ्यकर्मी ने दी है
उनको उनके निर्देश में लगातार समय पे लेता रहे। जी डॉक्टर साहब, क्या ये वंशानुगत हो सकता है अगर घर में किसी एक मेंबर को है और उनके बच्चे हो? नहीं, टीबी वंशानुगत रोग नहीं है। जी जी। जैसा कि आपने बताया कि टीबी में लंग्स को ज़्यादा मजबूत, अगर लंग्स ज़्यादा अच्छे से काम करे तो बहुत कुछ हम टीबी से बच सकते हैं। तो क्या ये ध्यान है, मेडिटेशन है, योगा है, ये अपनी भूमिका बहुत अच्छे तरीके से निभा सकते हैं? बिल्कुल, योगा, ध्यान या मेडिटेशन कुछ भी करने से आपकी जो शारीरिक क्षमता है, श्वास की क्षमता है, उसमें ज़रूर इजाफा होता है। आदमी की जो ब्रेथ होल्डिंग टाइम हम बोलते हैं, जी। श्वास रोकने की क्षमता है, लंग्स की कैपेसिटी है, वो इम्प्रूव होती है, बढ़ती है। तो इनसे नुकसान कुछ नहीं है, अधिक से अधिक फायदा ही होता है। जी। तो नियमित रूप से जो भी ये क्रियाएं करते हैं, चाहे योगा हो, मेडिटेशन हो, ध्यान हो, तो उनसे जरूर क्षय रोगियों को या आम आदमी को भी फायदा होगा। जी डॉक्टर साहब, हम सब ने कोरोना का एक भयावह दौर देखा है, तो कोरोना के बाद में क्या टीबी के जो पेशेंट है, क्योंकि कोरोना में भी ज़्यादातर लंग्स के ऊपर ही प्रभाव डाला था, तो कोरोना के बाद में क्या टीबी के रोगियों में वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है, या फिर कोरोना से कोई लिंक रहा हो टीबी का, ऐसा कुछ? कोरोना से डायरेक्ट तो लिंक कुछ नहीं रहा, लेकिन उस टाइम भी हमारा यही उद्देश्य रहता था कि दोनों लंग्स को इफेक्ट करते हैं। तो कोरोना के हर मरीज को हम लोग टीबी की जांच भी करते थे, और टीबी के हर मरीज की कोरोना की जांच भी करवाई जाती थी, ताकि अगर दूसरा इन्फेक्शन है तो चूंकि दोनों ही लंग्स को प्रभावित करते हैं, जिस मरीज में दोनों बीमारी होगी उसकी ठीक होने की दर थोड़ी सी कमजोर रहती थी। तो हम सभी को यही कहते थे कि जिसको कोरोना है वो टीबी की जांच कराए, टीबी वाले मरीज भी कोरोना की जांच कराए। आज के दौर में हम ये कह सकते हैं कि कोरोना के कारण टीबी हो जाएगी, इसकी संभावना नहीं है। वो दोनों अलग अलग बीमारी है, एक अपने टीबी के कीटाणु से होती है, कोरोना अपनी वायरस की। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने। पुरुष और महिला, क्या इनमें ज़्यादा कुछ वेरिएशन रहता है कि पुरुषों में ज़्यादा होती है, महिलाओं में ज़्यादा होती है, ऐसा कुछ है? ऐसी भी कई भ्रांतियां। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं यही कहूँगा कि चिकित्सा विभाग की तरफ से तो हम यही कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। किसी में भी बराबर, पुरुष और महिला में बराबर संभावना रहती है, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है अपना, तो पुरुष जल्दी जाके अस्पताल में दिखा के जांच करवाते हैं, इसलिए जो आंकड़े बताते हैं वो थोड़े से पुरुषों में ज्यादा रहते हैं। जी टीबी ये लंग्स के अलावा और कहाँ पे ज्यादा होने की संभावना? शरीर के अन्य अंगों में, जैसे मूल रूप से गर्दन में या बगल में गठाने होती है, लिम्फ नोड की टीबी हम उसको बोलते हैं। पेट की आंतों की टीबी भी हो सकती है, जन्नांगों की स्त्रियों के अंदर जैसे यूट्रस की हो गई, वो भी हो सकती है। स्पाइनल कोड की, ब्रेन की, उनकी टीबी भी हो सकती है। और बहुत रेयर संभावना हमारी ये रहती है कि चमड़ी की या आँख की टीबी भी हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक महिलाओं में जो यूट्रस की टीबी का आप जिक्र करें वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इससे महिलाओं को क्या कुछ खतरा है और कैसे इससे सुरक्षित रहें वो? महिलाओं के यूट्रस में टीबी का सबसे बड़ा प्रभाव उनकी जो कैपेबिलिटीज है, क्षमता बच्चे पैदा करने वाली, उसमें प्रभावित करती है कि जब भी वो कंसीव करेगी, बच्चा ठहरेगा, उसमें तकलीफ आएगी, वो नहीं होगा, उनका कंसीव नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए हम यही सबको सुझाव देंगे कि अगर आपको प्रारंभिक लक्षण किसी भी बीमारी के शरीर में टीबी के दिखते हैं तो उसकी जांच करवाएं, और महिलाएं तो अपनी थोड़ी सी हाइजीन का जरूर ध्यान रखें, जिससे जन्नांगों के अंदर किसी भी तरह का संक्रमण नहीं फैले। मतलब अगर महिलाओं की यूट्रस में अगर टीबी हो तो बांझपन का भी वो शिकार हो सकता है, होने की संभावना, बांझपन का, सरल शब्दों में अगर समझें तो। बिल्कुल बिल्कुल जी। हमारे खानपान के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है, तो हमारा खानपान किस तरीके का हो? हमारा खानपान पौष्टिक होना चाहिए, उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा भी रहनी चाहिए, कि शाकाहारी लोग हैं तो उनको दाल वगैरह भी लेते रहने चाहिए, कुछ प्रोटीन के जैसे मूंगफली है या तेल वगैरह भी उसको उपयोग करते रहना चाहिए। अगर मांसाहारी है आदमी तो उनको अंडा वगैरह लेना है, या कभी मीट या नॉनवेज वगैरह का भी सेवन वो नियमित रूप से कर सकते हैं। शरीर में प्रोटीन की मात्रा बराबर जाती रहनी चाहिए। जी, प्रोटीन एक तरीके से रक्षक है पूरी बॉडी का ही। बिल्कुल सही आपने बताया। जिस तरीके से WHO का जो आंकड़ा है उसमें ये कहा गया है कि भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट हैं, एक आंकड़े के मुताबिक। हाँ, भारत के अंदर टोटल जो संख्या है, क्योंकि हमारी आबादी ज्यादा है, खैर आंकड़े तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन मोटे तौर पे कि भारत में सबसे ज्यादा है। हम लोग, इसकी कोई मूल वजह है भारत में? नहीं, वजह कुछ नहीं है, हम लोगों की जांच दर काफी अच्छी है जी। पिछले काफी सालों से
सरकार के नियमित प्रयास से जो पब्लिक और प्राइवेट उन दोनों सेक्टर के अंदर जितने भी मरीज हैं कि जो सरकारी अस्पताल है और प्राइवेट हॉस्पिटल है, उन दोनों जगह से नियमित रूप से जांच करवाई जाती है और नोटिफिकेशन सरकार ने कंपलसरी कर दिया है। टीबी नोटिफिकेशन एक गजट नोटिफिकेशन में इसका इंदराज करना बहुत जरूरी हो गया गजट नोटिफिकेशन के तहत। तो जो भी क्षय रोग का प्रभावित आदमी है, जो डॉक्टर उसका इलाज करेगा उसको उसका नोटिफिकेशन करवाना पड़ेगा। जी, 2025 तक भारत सरकार ने तय किया है कि टीबी मुक्त भारत, टीबी हारेगा देश जीतेगा। जी, क्या लगता है आपको किस तरीके से संभव हो पाएगा? हम लोग उसके तहत पूरे प्रयासरत है। 2030 तक विश्व स्वास्थ्य संगठन का लक्ष्य था, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार उससे 5 वर्ष पूर्व भारत के अंदर 2025 तक टीबी फ्री इंडिया करने का हमारा सबका संकल्प है। चूंकि बीच में 2 वर्ष तक कोरोना का फेज आया जिसमें हम लोग थोड़ा सा इसके अंदर पीछे रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम पूरे प्रयासरत हैं। आप सब लोगों के सहयोग से मैं सभी जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि आप लोग सब इसमें सहयोग करें। जो भी संभावित रोगी है अतिशीघ्र नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपनी जांच कराएं और नियमित रूप से इलाज लेवें। ये 100% ठीक होने वाली बीमारी है और समाज के अंदर इसके संदर्भ में किसी भी तरह की भ्रांतियां है वो सामाजिक और जन भागीदारी से मिटाई जा सकती है। जी डॉक्टर साहब, कई ऐसी महामारियां, चाहे रेबीज हो और भी कई तरह की महामारियां जिनका वैक्सीन मार्केट में आ गए, तो क्या आपको लगता है टीबी का वैक्सीन भी जल्द आएगा मार्केट में? अभी क्योंकि जैसा आपने बताया कि 6 से 8 महीने का कोर्स चलता है, अगर वैक्सीन पहले ही आ जाए तो उससे काफी कुछ सहूलियत रहेगी। छोटे बच्चों को बीसीजी वैक्सीनेशन का टीका लगाया जाता है, जन्म के समय ही लगाया जाता है, उससे बचाव होता है। लेकिन बीमारी एडल्ट्स के अंदर बचाने के लिए अभी ट्रायल बेसिस पे चल रहा है एडल्ट बीसीजी वैक्सीन का। राजस्थान में भी हमारे 2 जिलों के अंदर इसकी ट्रायल चल रही है। ICMR जो हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एक बड़ी संस्था है भारत की, शोध करने के अंदर टीबी के वो मेडिकल साइंस में, वो इसके ऊपर शोध कर रही है। अगर भविष्य के अंदर हो सकता है एडल्ट बीसीजी वैक्सीन निकल के आएगा तो वो बचाव का एक साधन हो सकता है। जी बिल्कुल, बचाव का एक साधन होगा। किसी व्यक्ति को टीबी हो जाती है तो टीबी के साथ साथ और कौन से रोग होने की संभावनाएं हो सकती है ताकि वो उनसे बच के रहे? टीबी होने के बाद सबसे पहले हम उनको यही निर्देश देते हैं कि वो अपनी शुरुआत में ही डायबिटीज की जांच करवाएं, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी टीबी के कारण, तो डायबिटीज होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। शरीर के अंदर दूसरे इन्फेक्शन भी होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, पेट की कोई बीमारी होने की भी संभावना रहेगी, HIV ग्रसित होने की भी संभावना रहेगी। तो उन सब चीज़ों से उसको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। और सर, जैसे टीबी किसी को हो जाए तो वो सावधानी के तौर पे जिंदगी भर क्या कुछ सावधानियां रखे कि वापस टीबी हो ही नहीं? नहीं, ऐसा कई बार ऐसा देखा गया है कि बिना खांसी के भी टीबी के सिम्टम्स उनमें पाए जाते हैं। हाँ, सिम्टम लेस ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोसिस के भी कैंपेन आजकल चलती है कि जो अगर किसी घर में किसी को टीबी का रोगी मिल जाता है तो दूसरे जो उसके संपर्क में आने वाले हैं अगर वो सिम्टम लेस होते हैं तो भी हम उनकी पूरी जांच करवाते हैं जी। तो उसके अंदर यही रहेगा कि भविष्य के अंदर हो सकता है कि इसकी जांच की पद्धति जब हमारी बढ़ जाए जी, तो सिम्टम लेस टीबी की डायग्नोस करने के अंदर भी हम आगे का प्रयास करें जी। पहले डॉट्स नियंत्रण कार्यक्रम, डॉट्स का प्रोग्राम चला था, क्या वो भी अभी चल रहा है या उसका फॉर्म चेंज हो गया? डॉट्स का हमारा ये होता था डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी। हम हमारे स्वास्थ्य कर्मी की सीधी देखरेख में प्रत्येक डोज मरीज को खिलाते थे। चूंकि कोविड फेज जब आया उसके अंदर थोड़ी सी हमारी डेली डोजिंग की जो हमेशा मरीज को अपनी निगरानी में दवाई खिलाने के अंदर संभव नहीं हो पा रहा था, तो आजकल हम लोग ज़्यादा अवधि की दवाई मरीज को देते हैं, लेकिन उनको ये भी निर्देश देते हैं कि वो नियमित रूप से अस्पताल में आके स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करते रहें और किसी भी तरह की अगर साइड इफेक्ट या कोई भी दिक्कत आए तो तुरंत उसका इलाज करवाएं जी। डॉक्टर साहब, बच्चों में कोई भी रोग होता है तो वाकई में बहुत ही बड़ा आकार ले सकता है, तो बच्चों में क्या टीबी होने की संभावना रहती है? अगर किसी घर के अंदर कोई जो आदमी टीबी का रोगी है जी, तो उनके संपर्क में आने में से घर में छोटे बच्चे होंगे जी, उनको टीबी होने की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है। वाकई में टीबी जो है बहुत ही गंभीर मतलब बीमारी है, क्योंकि यूएनओ ने जो 2030 तक सतत विकास लक्ष्य जो है उसमें टीबी को शामिल किया है जी। तो इस मतलब ये किसी देश की समस्या नहीं, पूरे विश्व की वैश्विक समस्या बनी हुई है। पूरे विश्व की है और WHO इस पे बहुत ज्यादा
केंद्रित इसलिए है कि ये ऐसा रोग है जिसका पूर्णतः इलाज संभव है, जी कि जन भागीदारी और नियमित रूप से इलाज लेने के बाद इससे 100% निजात पाई जा सकती है। इसलिए सरकार भी हर देश की सरकार ये प्रयास कर रही है कि टीबी पे नियंत्रण पाया जा सके। हमारे देश में भी पहले क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम था, जी अब क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम में हम आगे हैं। हो सकता है भविष्य में इससे आगे बढ़े, तो जैसे हमने पोलियो इरेडिकेशन किया है, जी वैसे कभी भविष्य में चल के हम टीबी इरेडिकेशन की तरफ भी जी बिल्कुल अपने कदम बिल्कुल प्रोग्राम चल रहा है। सबसे आखिरी सवाल, आप समाज को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि कई तरह की भ्रांतियां समाज में फैली हुई है, टीबी का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कुछ मैसेज देना मैं चाहेंगे? सबसे यही अनुरोध करना चाहूँगा कि टीबी लाइलाज बीमारी नहीं है। समाज के अंदर जो भी संभावित रोगी हैं उनको तुरंत आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाके उनकी जांच कराएं। जांच में अगर टीबी रोग का पता चलता है तो नियमित रूप से स्वास्थ्य कर्मी की देखरेख में उनको पूर्ण इलाज अवधि तक इलाज दिलवाएं और उनके पौष्टिक आहार देने का कार्य करें। जो समाज में हमारे प्रबुद्ध लोग हैं वो उनके निक्षय मित्र बने और उनकी सहायता करें आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और उनको पोषण किट उपलब्ध कराएं, ताकि अपने देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि टीबी फ्री भारत करना है, वो हम अर्जित कर सकें। जी बिल्कुल सही बताया डॉक्टर साहब ने कि अगर कहा भी जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, और इस काया को निरोगी रखने के लिए हम दिन रात कोशिश करते हैं। अगर दर्शकों में से, आप में से भी किसी को टीबी अगर हो तो डरने की जरूरत नहीं है। जैसा कि सर ने बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार काफी प्रयास कर रही है, टीबी हारेगा तभी देश जीतेगा। सर, आज आप इस प्रोग्राम में पधारे और इतने सरल भाषा में अपने विचार रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डीडी न्यूज राजस्थान के आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार। नमस्कार।